अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज बेटा हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आइसोटोप्स। बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखेंगे कि हम डिफरेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो बेटा हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती क्या है। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। यानी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर्द डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम होना, यानी इलेक्ट्रॉन को तकसीम करना न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स में और सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। यानी इंक्रीजिंग एनर्जी किसके ऑर्डर के लिहाज से ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कंसेप्ट को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का समझना ज़रूरी है। बेटा जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के अंदर, उनमें 2 पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। ये आपने रदरफोर्ड और बोहर की एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, तो जब इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की बात आई तो हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होता है। फिर अगला सवाल ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है तो उसकी मौजूदगी कैसे साबित होगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कैसे मौजूद होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, क्योंकि हर एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। तो उन डिफरेंट तादाद इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट तादाद को न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स में और सब शेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं शेल्स की। ये एक टर्म जो कि बार बार जिक्र आएगा जिसका, वो है शेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करते हुए एक टर्म शेल, इसका बार बार जिक्र आएगा, तो हमें ये समझना जरूरी है कि शेल क्या होते हैं। बेटा शेल आर द मेन एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। यानी ये मेन एनर्जी लेवल है न्यूक्लियस के गिर्द, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, यानी वो रास्ता जिसको फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। बेटा ये इनकी एनर्जी के हिसाब से हम इनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो शेल जिसकी सबसे कम एनर्जी है, जिसको हम फर्स्ट शेल कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। और उससे ज्यादा एनर्जी वाला शेल वो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उससे ज्यादा एनर्जी वाले शेल एम से, और उससे भी ज्यादा एनर्जी वाले शेल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि के शेल की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा एनर्जी एल की होगी, उससे ज्यादा एम की होगी, उससे ज्यादा एम की होगी, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता है। अब नेक्स्ट हम सबशेल की बात करते हैं। सबशेल क्या होते हैं? बेटा न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का इम्कान ज्यादा से ज्यादा होता है, यानी द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड सबशेल। यानी न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह, वो स्पेस जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का इम्कान ज्यादा से ज्यादा होता है, इस जगह को हम सबशेल कहते हैं। बेटा साइज के हवाले से हम सबशेल की 4 किस्में पढ़ते हैं, यानी सबशेल 4 किस्मों के होते हैं। एस
इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बेटा शेल और सबशेल के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक आपको सादा सी मिसाल दूंगा। अगर हम शेल को इलेक्ट्रॉन का घर कहें तो जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि हर घर में मुख्तलिफ तादाद में अफराद की गुंजाइश होती है। एक छोटा घर हो उसमें कम अफराद रह सकते हैं और एक बड़े घर में ज़्यादा अफराद रह सकते हैं। तो इसी तरीके से सबसे छोटा घर इलेक्ट्रॉन का अगर हम सबसे छोटा घर तस्वीर करें तो वो के है और के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। एल में एल उससे ज़रा बड़ा होगा, इसका साइज ज़रा इस शेल का साइज के मुकाबले में बड़ा होगा। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम समा सकते हैं। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं आ सकते। अब अगर शेल इलेक्ट्रॉन का घर है तो हर घर में कमरे होते हैं और कमरों का साइज भी मुख्तलिफ हो सकता है। तो बेटा सबसे छोटा घर हमने इलेक्ट्रॉन को कहा के में हम कहेंगे सिर्फ एक कमरा है और उस कमरे को हमने नाम दिया एस का और इस एस कमरे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से एल का साइज क्योंकि के मुकाबले में बड़ा है तो एल में 2 सबशेल होंगे और वो 2 सबशेल एस और पी होंगे। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एल शेल में 8 आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एम शेल की बात करें तो एम शेल में 3 सबशेल होंगे एस पी एंड डी और क्योंकि एस में 2 पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो टोटल जो गुंजाइश बनती है एम शेल में इलेक्ट्रॉन की वो 18 है। इसी तरीके से अगर हम एन शेल की बात करें तो एन शेल में 4 सबशेल होते हैं एस पी डी एंड एफ और सूरत-ए-हाल के मुताबिक जैसे एस में 2 पी में 6 डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एन शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 32 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बेटा इस बात से ये वाज़ेह हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिर्द शेल में मौजूद होते हैं और शेल के अंदर भी सब शेल में उनकी मौजूदगी का इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा होता है। बेटा इसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, यानी वो कैसे ड्रा की जाती है किसी भी एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा किसी भी एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे बुनियादी बात जो है हमें उस एलिमेंट जिस एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हमें उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर बुनियादी तौर पर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी होती है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ही नहीं पता तो हम उनको न्यूक्लियस के गिर्द कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ये फाइंड आउट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर की मदद से। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक नंबर है और किसी भी न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद भी होती है। अब वो इसके अलावा किन बातों के लिए होना जरूरी है बेटा? इसके अलावा
प्रिंसिपल, अबाउट प्रिंसिपल। बेटा ये साइंटिस्ट था अबाउट, इसने ये असूल दिया, इफ, अब इस रूल को गौर से सुनिएगा, इफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर अवेलेबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई लीस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल को फिल अप करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल है के, एल, एम एंड एन, तो इनमें सबसे कम एनर्जी के की है और उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के शेल को फिल करेगा, फिर एल को, फिर एम को और फिर एन को। इसी तरीके से सब शेल की बात करें तो सब शेल में सबसे कम एनर्जी एस की होती है, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की और उसके बाद एफ की। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करेगा एस सब शेल को, फिर पी को, फिर डी को और उसके बाद एफ सब शेल को फिल करेगा। तो if different energy levels are available for an electron, तो electron will occupy the least energy level first, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले least energy level को फिल करेगा। ठीक है, इसके बाद मेरा दूसरा रूल है हर्ट्ज रूल, इसे कहा जाता है। हर्ट्ज रूल ये कहता है कि in an orbital no two electrons have the same spin, कि हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं तो पेयर में होते हुए हम जब इलेक्ट्रॉन को पेयर में लिखते हैं तो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में नहीं लिखा जाता। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जब लिखा जाएगा तो उनकी स्पिन डिफरेंट होगी। स्पिन से मुराद है घूमना, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन को पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो पेयर की शक्ल में लिखते वक्त ये ज़हन में रखना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक ऑर्बिटल में मौजूद नहीं रह सकते। ये बुनियादी असूल है, इसको आप अगली क्लासेस में ज़्यादा वजाहत से पढ़ेंगे। बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रा करना सीखते हैं, इसके लिए हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे। एक हम मैग्नीशियम एटम की एग्जांपल पढ़ेंगे और दूसरी क्लोराइन आयन की एग्जांपल पढ़ेंगे। बेटा मैग्नीशियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है। 12 का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 12 है। तो असूल के मुताबिक इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। बेटा ये ध्यान में रखिएगा कि पहले शेल में ये डायग्राम समझने के लिए मैंने ड्रा की है कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द ड्रा कर सकते हैं। बेटा इसमें ये जो सर्कल है, ये सर्कल डिफरेंट शेल्स और सब शेल को जाहिर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये सर्कल ये जाहिर कर रहा है कि ये शेल है और ये मैंने 1s लिखा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मौजूद 1s सब शेल। और इसी तरीके से दूसरे शेल में क्योंकि दो सब शेल होते हैं 2s एंड 2p उनको नाम दिया जाता है। और इसी तरीके से तीसरे शेल में 3s 3p और 3d शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ फर्स्ट 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 3p तक कवर हो जाएगी, इसलिए हमने 3d यहाँ पे ड्रा नहीं किया। तो बेटा असूल के मुताबिक क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लीस्ट एनर्जी लेवल को फिल अप करता है, तो सबसे कम एनर्जी 1s की होती है। 1s किसमें मौजूद है? 1 से मुराद ये समझ लें कि ये फर्स्ट शेल का, पहले शेल का, के शेल का s सब शेल है। इसी तरीके से अगर नीचे आ गए तो 2s से मुराद ये सेकंड शेल का, यानी 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 सेकंड शेल हो गया, यानी L शेल का s
सब शेल और 2p से मुराद सेकंड शेल का p सब शेल। इसी तरीके से इससे नीचे आ रहे तो 3s से मुराद थर्ड शेल का s सब शेल और 3p से मुराद थर्ड शेल का p सब शेल। तो असूल के मुताबिक हमने चलना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एनर्जी लेवल को फिलअप करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और ये भी ध्यान में रखिएगा वो एनर्जी लेवल जो न्यूक्लियस के नजदीक 3 है, वो एनर्जी लेवल जो न्यूक्लियस के नजदीक 3 होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। उससे जरा थोड़ा सा दूर होगा उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी, जो थोड़ा उससे दूर होगा उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, एनर्जी की मिकदार बढ़ती जाएगी। तो अगर मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट शेल और सब शेल में, तो हम इसको सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द डिफरेंट शेल्स में मौजूद सब शेल में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले जो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एस सब शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो वो 1s सब शेल में जाएंगे, यानी सबसे पहले आ गया 1s2, यानी सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट शेल के एस सब शेल को फिल किया। अब ये एनर्जी लेवल फिल हो गया। इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट एनर्जी लेवल है 2s, क्योंकि 2s की एनर्जी 1s से हाई है और 2p से कम है। तो इलेक्ट्रॉन 1s को फिल करने के बाद 2s को फिल करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाएंगे। और इसी तरीके से 2s को फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे p सब शेल में। p सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। अब p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए 2, तो वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे। 2p को फिल करने के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल है 3s। अब जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं मैग्नीशियम के वो 3s सब शेल में जाएंगे और उसको फिल करेंगे। इस तरीके से ये 12 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल और सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं क्लोराइन आयन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आयन्स में भी मौजूद होते हैं। तो आयन्स में ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी आयन में हमने अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद को फाइंड आउट करना है तो पहले हमें उसके ऊपर चार्ज देखना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर आप क्या करेंगे कि जितना भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज को आप उसके एटॉमिक नंबर में ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर क्लोराइन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है तो हम इसके एटॉमिक नंबर में इसको ऐड करेंगे, तो एटॉमिक नंबर क्लोराइन का 17 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर देंगे और ये 18 होगा। अगर 2 नेगेटिव चार्ज होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते, 3 नेगेटिव चार्ज होता तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते। इसी तरीके से अगर किसी आयन के ऊपर अगर पॉजिटिव आयन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसके एटॉमिक नंबर में से माइनस किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर सोडियम आयन ले, सोडियम पॉजिटिव आयन ले, उसके ऊपर 1+ चार्ज है तो 1+ चार्ज की सोडियम 1+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हम सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 में से उसके 1 पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 होगी। तो हम 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं क्लोराइन का एटॉमिक नंबर 17 है, 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा और टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 18। तो अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ क्लोराइन तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द 1s सब शेल। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s को फिल करेंगे क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे 2s की तरफ क्योंकि 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है, और इसके बाद 2s को फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन 2p की तरफ मूव करेंगे क्योंकि 2p की एनर्जी
ज़्यादा है तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s को फिल करेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 3p को, क्योंकि 3p की एनर्जी 3s से ज़्यादा है। तो इस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए डिफरेंट शेल्स और सब शेल में अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द क्लोराइड। बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक था। फर्स्ट 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में शामिल है, वो आपकी बुक में दी भी हुई है। अगर इसके हवाले से फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे आइसोटोप्स का। बेटा आइसोटोप्स होते क्या है बेटा, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है बेटा आइसोटोप्स डिफरेंट एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के। ये काफी अर्सा तक ये कंसेप्ट रहा कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम एक ही जैसे होते हैं, लेकिन लेटर ऑन बाद में रिसर्चेस हुई और रिसर्चेस के बाद ये बात साबित हुई कि एक ही एलिमेंट के एटम्स मुख्तलिफ तरह के भी हो सकते हैं। अब एक ही एलिमेंट के एटम्स मुख्तलिफ तरह के होते क्यों है, इसकी वजह क्या है बेटा? इसकी बुनियादी वजह न्यूट्रॉन की तादाद का मुख्तलिफ होना है न्यूक्लियस के अंदर। यानी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से उसके एटम्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। जब न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी तो अल्टीमेटली न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने से एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो जाएगा। अब एटॉमिक मास मुख्तलिफ होने की बुनियाद पर हम एटम्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। अब डिफरेंट एटॉमिक मैसेज क्यों होंगे? वो होंगे ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा इसीलिए जब हम आइसोटोप्स को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं दीज आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन इनके एटॉमिक मास डिफरेंट। अब डिफरेंट एटॉमिक मास होने की रीजन क्या है? उसकी रीजन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंट होना है। बेटा ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एक ही एलिमेंट के अगर डिफरेंट आइसोटोप्स हों तो डिफरेंट आइसोटोप्स में प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। अगर फर्क होता है तो फर्क न्यूट्रॉन की तादाद का होता है, क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब क्योंकि प्रोटॉन की तादाद तो तमाम आइसोटोप्स में, एक ही एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स में सेम होती है, तो फर्क कहां पे आगे पड़ेगा? फर्क आगे पड़ेगा न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से। इसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे आगे, लेकिन जो 2-3 मेन पॉइंट है आइसोटोप्स के मुतालिक उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। इलेक्ट्रॉन की तादाद क्योंकि एटॉमिक नंबर के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होगा न्यूट्रल एटम में वही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद है। तो जाहिर है क्योंकि हमने पढ़ा आइसोटोप्स में कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है आइसोटोप्स के अंदर, तो जाहिर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। अगर आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है तो तमाम एक ही एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। क्योंकि एलिमेंट के एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो शेल्स में मौजूद, खास तौर पे वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करते हैं या वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के एटम पर ट्रांसफर होते हैं,
यानी या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग या ट्रांसफर की मदद से। तो इसका मतलब ये है कि दे हैव द आइसोटोप्स हैव द सेम आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास नंबर पर, और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के मास नंबर डिफरेंट होते हैं, जो कि आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा। इसके बाद इनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है आइसोटोप्स के अंदर, और ये भी हमने पढ़ा है क्योंकि एटॉमिक मास का मुख्तलिफ होना इनके अंदर मौजूद डिफरेंट न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से है। तो बेटा ये मेन प्रॉपर्टीज थी आइसोटोप्स की। इसके बाद हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की बेटा 3 आइसोटोप्स हैं। 3 आइसोटोप्स में तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 1, लेकिन इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो पहला आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो प्रोटियम कहलाता है, और इसको अमूमी तौर पर P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद 0 होती है, इसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। यहाँ पे मैंने आसानी के लिए ये इनकी डायग्राम ड्रा की हुई है। P = 1 का मतलब कि प्रोटॉन 1 है, N = 0 का मतलब कि न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 0 है। इसकी सिंबल H11 यानी H11 से मुराद H कैपिटल H लिखेंगे, 1 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। एक 1 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, और दूसरा जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास को, क्योंकि प्रोटियम का एटॉमिक मास भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। इसके बाद दूसरा आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का वो ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम के अंदर प्रोटॉन एक ही होता है और न्यूट्रॉन भी एक होता है, यानी न्यूट्रॉन की तादाद भी 1 है। इसको अमूमी तौर पर D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको जब हम लिखते हैं तो H21 यानी 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप ट्रिटियम है। ट्रिटियम के अंदर 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की तादाद 2 हो जाती है, यानी इसके अंदर इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 3 होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 ही रहेगा। और इसको हम T से कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हाइड्रोजन की सिंबल के ऊपर 3 लिखकर और नीचे 1 लिखकर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं जो डिफरेंट अबंडेंस में मौजूद होते हैं, डिफरेंट मिकदार में मौजूद होते हैं। बेटा इन 3 आइसोटोप्स में कार्बन C12 है, C13 है और C14 है। इसमें C12 की मिकदार सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये तकरीबन नेचर के अंदर C12 98.9% तक पाया जाता है। 98.9% तक C12 होता है, और C13 और C14 1.1% नेचर में मौजूद होते हैं। इनमें जो C14 है ये रेडियो एक्टिव है, यानी ये कुदरती तौर पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज करता है, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहलाती हैं। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है C14, और जो बाकी 2 आइसोटोप है C12 और C13 ये नॉन रेडियो एक्टिव है, यानी ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये नॉर्मल आइसोटोप कहलाते हैं। इनको भी जैसे नीचे डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि C12 के अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 होगी और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 होगी, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है। अब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करें 6 + 6 तो ये 12 आ गया, तो यानी एटॉमिक मास इसका 12 होगा। इसके बाद दूसरा आइसोटोप C13 में प्रोटॉन की तादाद 6 होगी और न्यूट्रॉन की तादाद 7 होगी। दोनों को ऐड करें 6 + 7 ये 13 है, तो कार्बन C13 यानी इसका एटॉमिक मास 13 है। इसी तरीके से अगर हम बात करें C14 की, तो इसमें 8 प्रोटॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन की तादाद इसमें
8 होगी और 8 + 6 अगर दोनों को ऐड करें तो ये 14 आता है और इसीलिए हम इसको C14 यानी C14 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अलावा जो और भी आइसोटोप एलिमेंट हैं जिनकी आइसोटोप्स मौजूद हैं, इनमें क्लोराइन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, C3517 और C3717। ये 2 आइसोटोप्स हैं क्लोराइन के। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 23492, U23492, U23592 एंड U23892। ये यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था आइसोटोप्स।